नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को लखनऊ पहुंचे हैं। यहां सपा कार्यालय में सपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पिछड़ा के प्रति व्यवहार सौतेला है। बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है और कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी आरक्षण खत्म करके ओबीसी की आने वाली नस्लों को गुलाम बनाने की साजिश चल रही। बीजेपी सरकार सुरक्षित नहीं है, पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं देती है। बीजेपी अब तक सरकार में है, इनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों नागपुर में स्मृति मंदिर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और एमएसएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी थी। इसी को लेकर अब शिवसेना के नेता संजय राउत ने सीएम शिंदे पर तंज कसा है। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही शिंदे हाफ पैंट काली टोपी में दिखाई देंगे। आरएसएस एक हिंदूवादी संगठन है, वहाँ जाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसके पहले शिंदे क्यों कभी कहीं नहीं गए हैं। हालांकि अपने दौरे के समय शिंदे ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वह इस प्रेरणा स्थल पर पहली बार आए हैं। इसके पीछे कोई राजनीतिक नहीं है, वह बचपन में भी संघ की शाखा में जाते रहे हैं। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा है। सुब्रत पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा की तैयारियों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जनता का साथ मिलेगा। वहीं मैनपुरी उपचुनाव में सपा की जीत को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि जब वो घर घर जाकर वोट मांगेंगे तो सहानुभूति के नाम पर उन्हें वोट मिले हैं, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक औरैया की बिधुना पहुंचे थे, जहां उन्होंने शासन की योजना के तहत छात्र छात्राओं को लैपटॉप और मोबाइल फोन बांटे हैं। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 को लेकर सपा की तैयारी से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी जी के होंगे। जनता मोदी के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक ने निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरएलडी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी चेयरमैन और मेयर के चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर हमला किया है और भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना पर प्रतिक्रिया दी है। रालोद महासचिव त्रिलोक त्यागी ने चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का बकाया न चुकाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि गन्ना अधिनियम में 14 दिन बाद अगर पैसा मिलेगा तो 15% ब्याज के साथ मिलेगा। महाराज जी की छठा साल चल रहा। महाराज जी 6 साल में मिल मालिकों के साथ मिलकर हमारा 1000 करोड़ रुपए का ब्याज भी रख गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आरोप है बीजेपी वालों की वो लोग किसान के ब्याज का पैसा खा गए हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को फिर झटका लगा है। बीजेपी विधायक दीपचंद्र हरंखवाल ने बुधवार को त्रिपुरा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस साल राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन से इस्तीफा देने वाले वह 7वें विधायक बन गए हैं। हरंखवाल भलाई के करमछेड़ा से आदिवासी विधायक है और उन्होंने इस्तीफे की वजह से निजी कारण बताया है। उन्होंने यह कदम विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैंने विधायक पद से इस्तीफा विधानसभा सचिव को सौंप दिया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती मौजूद थे। मैंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। हरंखवाल कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी भारी टैक्स भरने से परेशान हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार केंद्र सरकार टैक्स में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद 5 लाख रुपए तक के इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात देने वाली है। बता दें अभी 2.5 लाख रुपए तक के सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जिस लिमिट को बढ़ाकर सरकार 5 लाख करने का प्लान बना रही है। यानी अगर आपकी भी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूल बजट होगा जिसे वित्त मंत्री पेश करेगी। इसके बाद साल 2024 में चुनाव है, तो इसलिए माना जा रहा है कि सरकार इस साल मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है। इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा में बदलाव किया था। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बड़ा दावा किया है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि राहुल गांधी ने खुद 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। बता दें कांग्रेस ने बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक होने का दावा किया था और कहा था कि सरकार को पंजाब एवं जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया कि कई अवसरों पर राहुल गांधी की ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन देखा गया और इस तथ्य से उन्हें समय समय पर अवगत कराया गया। उदाहरण के लिए 2020 के बाद से 113 उल्लंघन देखे गए हैं और उन्हें विविध सूचित किया गया है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण के दौरान सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है और सीआरपीएफ इस मामले को अलग से उठाएगी। यूपी में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश की योगी सरकार ने होमगार्ड की भर्ती निकालकर बेरोजगारों को एक सुनहरा मौका दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए जानकारी के अनुसार अपना आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार ने प्रदेश में होमगार्ड की जिन 30,000 पदों पर भर्ती निकाली है उस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश व्यापम द्वारा किया जा रहा है। भर्ती के लिए आपकी आयु 18 साल से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आने जरूरी योग्यताओं की बात करें तो आवेदक की योग्यता 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। यह भर्ती प्रक्रिया करीब 3 महीने तक चलेगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है जिसके मुताबिक यह भर्ती जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक चलेगी। इन पदों के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने लोधी समुदाय से कहा कि वे अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी का वोट देने के लिए स्वतंत्र है। भारती खुद लोधी समुदाय से ही ताल्लुक रखती है जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। उमा भारती की संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि परंपरागत रूप से लोधी समुदाय बीजेपी का ही वोट बैंक रहा, लेकिन भारती के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इस वोट बैंक में बिखराव हुआ है। राज्य में लोधी समुदाय का करीब 9% वोट बैंक है। इसके अलावा 230 सदस्यों वाली विधानसभा में करीब 65 सीटें ऐसी है जहां लोधी समुदाय हार जीत तय करता है। ऐसी अधिकांश सीटें बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में आती है। बुंदेलखंड के ग्वालियर और चंबल इलाके में भी लोधी समुदाय सियासी हार जीत तय करने में सशक्त है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड ने सितम दिखाया है। हालांकि दिल्ली में 29 दिसंबर को ठंड से थोड़ी राहत है। सुबह से ही कोहरे से राहत और धूप खिली हुई है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन की राहत के बाद ठंड दुगनी ताकत से वापस लौटेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से रात पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका बढ़ गई। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर के आसार है। IMD के माने तो आज शाम को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की आशंका है। कुछ मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है जिससे शीतलहर और कोहरे का कहर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन तक ठंड जमकर कहर बरपाने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि आरएसएस और भाजपा के कारण देश में लोकतंत्र खतरे में है। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 28 दिसंबर को अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई के सोमैया मैदान में एक विशाल रैली में भाग लिया है। इस अवसर पर कन्हैया कुमार, नाना पटोले, केसी वेणुगोपाल, अशोक चौहान और इमरान प्रताप परी जैसे कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। खड़गे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं युवाओं, महिलाओं, दलितों और ब्राह्मण समुदाय को जागरूक करना चाहता हूं कि हमें एक साथ आना चाहिए और अपने संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित बनाना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस संविधान को नष्ट कर रहे हुए लोगों को जाति और धर्म के आधार पर अलग कर रहे हैं। हमें आपका समर्थन चाहिए। अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा की तबीयत में काफी सुधार है। बताया जा रहा है कि कल उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में हीरा बा का हालचाल लेने पहुंचे हैं। इससे पहले बुधवार को भी पीएम मोदी और भूपेंद्र पटेल उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। पीएम मोदी की मां हीरा बा की मंगलवार के अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इसके अलावा उन्हें कफ की शिकायत भी थी। इसके बाद उन्हें आनंद फानन में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टरों ने उनकी मां का एआरआई और सीटी स्कैन किया है। इसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, उनकी सेहत में सुधार है। उज्बेकिस्तान ने अपने यहाँ 18 बच्चों की मौत के लिए भारतीय दवा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। उज्बेकिस्तान के आरोप के बाद ड्रग्स अधिकारियों ने दवा बनाने वाली कंपनी के प्लांट के बीते 27 दिसंबर को निरीक्षण किया है और डॉक्टर आईएम्स के कफ रिसर्च के सैंपल लिए हैं। इन सैंपल के जांच के लिए भेज दिया गया है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में आज मीटिंग भी हो सकती है। दवा बनाने वाली कंपनी माइक्रोवेट्रिस ने 27 दिसंबर को सेंट्रल और लोकल जांच एजेंसी 5 सैंपल लेकर गई है। इनमें सिरप, टैबलेट और सिरप में मिलाया जाने वाला रॉ मटेरियल शामिल है। कंपनी यहाँ 2010 से रजिस्टर्ड है। राहत की बात यही है कि कंपनी का इंडिया में मार्केट नहीं है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।